मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और उत्तर पश्चिम के कुछ भागों पर वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों में तथा शेष भाग के कुछ स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। प्रदेश के उत्तर मध्य भाग को छोड़कर सभी भागों के एक या दो स्थानों में मेघ गर्जन एवं वज्रपात होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया जिले के फारबिसगंज में सबसे अधिक 117.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में इस बार 37 जिलों में औसत से 30% तक कम बारिश हुई है। मात्र भागलपुर जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर में सामान्य से 7% अधिक बारिश हुई है। वहीं सामान्य से सबसे कम बारिश सीतामढ़ी में हुई है। जिले में 17 अगस्त तक 60% कम बारिश दर्ज की गई। 10 जिले ऐसे हैं जहां बारिश की कमी का आंकड़ा लगभग 40% है। बारिश कम होने से अधिकांश जिलों में धान की रोपनी प्रभावित हुई है। नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रसिद्ध लोक पर्व मनसा विषहरी की शुरुआत हो गई है। मुंगेर और भागलपुर जिले में अनेक स्थानों पर पर्व को लेकर पंडाल बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुंगेर में कल रात गाजे बाजे के साथ बाला लखेंद्र की बारात निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कल प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कटिहार में कारवां ए इत्तेहाद भाईचारा यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के बीच सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना है। गोपालगंज जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप के जरिए जिलेवासी घर बैठे ही अपने आसपास की समस्याओं की शिकायत फोटो या वीडियो अपलोड कर सकते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह आज राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी बाढ़ के स्टेज 1 की दूसरी यूनिट का लोकार्पण करेंगे। इससे 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। उत्पादित बिजली में से 396 मेगावाट बिजली बिहार को मिलेगी। इस अवसर पर राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और स्थानीय सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह लखीसराय में पावर ग्रिड के उपकेंद्र के विस्तार कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे। इस उपकेंद्र के विस्तार से लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और जमुई जिलों में बिजली की उपलब्धता में सुधार होगा। केंद्र सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड डीलरों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही बड़े पैमाने पर नए सिम देने को बंद करने का निर्णय भी लिया है। नई दिल्ली में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सभी सिम कार्ड डीलरों का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। इस नई पहल के अंतर्गत मोबाइल सिम कार्ड डीलर किसी अवैध गतिविधि में शामिल होता है तो उसे 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए आधार के QR कोड को स्कैन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में चल रही जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 14 अगस्त को होने वाली सुनवाई टल गई थी। नालंदा के रहने वाले याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले को लेकर दायर अन्य याचिकाओं पर भी आज ही सुनवाई होगी। शिक्षा विभाग ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी और प्रति कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार के वेतन पर रोक लगा दी है। कॉलेजों का निरीक्षण नहीं करने और लंबित परीक्षाओं के आयोजन में तत्परता नहीं दिखाने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है।
इधर शिक्षा विभाग ने कार्यों में लापरवाही बरतने और योजनाओं के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति को लेकर सीतामढ़ी और शिवहर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों समेत सभी टीपीओ और पीओ का वेतन बंद कर दिया है। वहीं समग्र शिक्षा बैंड में अच्छी प्रगति को नहीं देखते हुए दरभंगा और गोपालगंज के टीपीओ का वेतन बंद कर दिया गया है। बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक बी कार्तिकेय धनजी के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। सृजन घोटाला में आरोपित रजनी प्रिया की आज भागलपुर के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। गौरतलब है कि अदालत ने रजनी प्रिया को 4 दिनों की रिमांड पर सीबीआई को सौंपा था। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उसकी अदालत में पेशी होगी। सीबीआई की टीम ने बिहार शरीफ स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में छापेमारी कर एक आयकर अधिकारी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता के आधार कार्ड में शुद्धिकरण को लेकर अधिकारी द्वारा 10,000 रुपए की मांग की जा रही थी। शिकायत के सत्यापन के बाद सीबीआई की टीम ने अधिकारी को गिरफ्तार किया। परिवहन विभाग ने कहा है कि वाहनों के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध रूप से वाहन निबंधन प्लेट का निर्माण करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है। जीविका द्वारा चलाई जा रही दीदी की रसोई को पहली बार ISO प्रमाण पत्र मिला है। इनमें पटना के 3 और वैशाली तथा खगड़िया जिले में संचालित एक दीदी की रसोई शामिल है। जीविका की ओर से संचालित किसी रसोई को पहली बार ISO सर्टिफिकेट मिला है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते प्रदेश की अधिकांश नदियां उफान पर है। गंगा, गंडक, बागमती, कोसी और घाघरा नदी कई स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। वहीं पटना और मुंगेर में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। घाघरा नदी का जलस्तर सिवान के दरौली में खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर गंडक नदी गोपालगंज जिले के टुमरिया घाट में खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में बागमती नदी का जलस्तर लाल निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर नदी में आए उफान के कारण सारण जिले के तरैया प्रखंड के सगुनी और चंचलिया गांव के पास कटाव शुरू हो गया है। खगड़िया जिले के पलतारा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 93 सेंटीमीटर और कटिहार के कुर्सेला में 28 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। महानंदा नदी के जलस्तर में पूर्णिया के ठेंगरा घाट में कमी दर्ज की गई है। यहाँ नदी लाल निशान से 79 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। देश भर में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक बाढ़ निगरानी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप के माध्यम से बाढ़ की वास्तविक स्थिति और 7 दिन तक के पूर्वानुमान से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कुशविंदर बोहरा ने बताया कि यह ऐप बाढ़ पूर्वानुमान की सटीक और समय पर जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसमें उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण और वास्तविक स्थिति की निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग होगा। श्री बोहरा ने कहा कि यह ऐप पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए फायदेमंद रहेगा।